और आइए अब शुरुआत करते हैं अच्छी खबर, सच्ची खबर की। रेलवे ने राम भक्तों की मुराद पूरी कर दी है। अब तमाम भक्तों के लिए अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की यात्रा बहुत आसान हो गई है। राम से जुड़ी सभी जगहों का दर्शन बहुत आसान हो गया है। एक दिन पहले दिल्ली से एक खास ट्रेन खुली है और आज अयोध्या पहुंचकर इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। ट्रेन भक्तों को रामचरित समझाती है और जगह जगह घुमाती भी है। ट्रेन की खासियत देखिए और फिर हम आपको बताएंगे तमाम जगहों का महत्व भी। भगवान राम की जीवन यात्रा को जानने समझने के लिए एक अनोखे सफर की शुरुआत हो चुकी है। राम भक्तों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात है जिसका इंतजार अरसे से किया जा रहा था। ये एक ऐसी पहल है जो कि राम भक्तों को जोड़ रही है और टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, साथ ही साथ भारतीय परंपरा को बढ़ावा दे रही है। श्री राम के उन भक्तों के लिए ये अद्भुत तोहफा है जो श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, हर उस जगह जाना चाहते हैं जहां पर श्री राम बसते हैं। श्री राम के चाहने वालों के लिए, उनकी भक्ति करने वालों के लिए ये तोहफा IRCTC की तरफ से है। रेलवे ने देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत श्री रामायण यात्रा शुरू कर दी है। रामनगरी अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक, यानी हर वो जगह जो भगवान राम की कहानी से जुड़ी है, वहाँ ये ट्रेन जाने वाली है। रामचरित को जानने समझने का अवसर देने वाली है। दिल्ली के बाद पहला पड़ाव अयोध्या होगा। गाड़ी बुला रही है सभी राम भक्तों को एक ही यात्रा में भगवान राम और माता सीता से जुड़ी जगहों को देखने समझने के लिए, और वो भी पूरी सुख सुविधा के साथ। रेलवे और IRCTC की इस शानदार पहल के पीछे मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। राम भक्तों की नजर से देखिए तो ये जैसे राम की कहानी को पुनर्जीवित करना होगा। अयोध्या जहां राम का जन्म हुआ, फिर सीतामढ़ी जहां माता जानकी का जन्म हुआ, और उसके बाद रामवन गमन के रास्ते से होते हुए रामेश्वरम तक। यानी इस यात्रा के दौरान मुसाफिरों को महसूस होगा कि वो स्वयं राम कथा में शामिल हो गए हैं। ट्रेन का माहौल भी कुछ ऐसा बनाया गया है। राम, सीता, लक्ष्मण और वानरी सेना की भूमिका में कलाकार ट्रेन में मौजूद रहेंगे। हर वक्त राम के भजन और गीता सुनाई देगी। सुबह शाम आरती होगी। अंदर खाने के अरेंजमेंट है, हर टाइम आरती है, सात्विक खाना है, रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था है, 5 स्टार सर्विसेज हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा सपना है जो देखा गया है रेलवे के माध्यम से रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। ये ट्रेन इस तरह से बनाई गई है कि 17 दिनों की लंबी यात्रा की जरा भी थकान महसूस न हो। यात्रियों के सोने, बैठने, उठने, खाने पीने हर तरह का शानदार इंतजाम है। इस ट्रेन के सारे कोच पूरी तरह से एयर कंडीशन है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में राम भक्तों को किसी किस्म की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। 17 दिनों की इस यात्रा में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये फर्स्ट क्लास है, बोगी है। मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या क्या सुविधाएं इस बोगी में दी गई हैं। आप मेरे साथ आइए और सफर कीजिए अभी से ही कि क्या क्या सुविधाओं से लैस है फर्स्ट क्लास की ये बोगी। जब आप अंदर की ओर बढ़ते हैं, स्लाइडिंग डोर दिया गया है। देखा जाए 2 यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और लेटने के लिए ये बनाए गए हैं, और यहाँ पर छाता दिया है, कैप दिया है, मास्क की व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पर तकिए हैं और यहाँ पर चादर है, कंबल की व्यवस्था है। सारी सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। इन 17 दिनों की यात्रा के दौरान AC होटल में खाने, पीने, रहने की पूरी सुविधा होगी। लग्जरी बसों से यात्रियों को धार्मिक स्थल तक ले जाया जाएगा। यानी एक बार राम भक्त इस ट्रेन में सवार हो गए तो फिर सभी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ अपने आराध्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। पढ़ने का मन हुआ तो लाइब्रेरी भी है, थकान हुई तो मसाज की सुविधा भी है। मिनी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है ताकि जब राम भक्त कुछ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ये मिनी लाइब्रेरी है जहाँ पे कुछ किताबें दी गई हैं। यहाँ पर किताबों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर शूज़ को क्लीन करने के लिए भी मशीन लगाई गई है।
आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फुट मसाजर भी है। राम भक्तों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब वो थक कर वापस लौटेंगे तो यहाँ पर मसाजर की भी व्यवस्था की गई है। ट्रेन में 140 यात्रियों की सीटें हैं। जब ट्रेन दिल्ली से निकली तो सभी सीटों की बुकिंग हो चुकी थी। राम भक्तों ने उम्मीद से बढ़कर इस सफर के लिए जोश दिखाया। मैं बचपन से ही रामायण पढ़ करके सुन करके बड़ा हुआ हूँ और मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी कि मैं उन जगहों पे जाऊं जहाँ जहाँ राम के चरण पड़े हैं और उन चरणों की धूलि को अपने माथे पे लगा के जीवन धन्य करूं। और IRCTC भारत सरकार ने ये जो देखो अपना देश यात्रा शुरू की है, ये मेरे सपनों की पूर्ति है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोदी जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। जो कोरोना के बाद ऐसा एंजॉय का मतलब जो लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम लगा ना, ये बहुत ज्यादा। हमने तो सबसे पहले टिकट बुक कराई। रामायण सर्किट की पहली ट्रेन पर सवार मुसाफिरों की खुशी देखने लायक है। रेलवे को पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो ट्रेनें चलेंगी उसे ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। सुविधा के हिसाब से किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस यात्रा के लिए AC फर्स्ट क्लास की बुकिंग के लिए यात्रियों को करीब 1 लाख रुपए और सेकंड क्लास के लिए 82,000 रुपए चुकाने होंगे। यात्री IRCTC की वेबसाइट के टूरिज्म सेक्शन में जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की इस पहल से श्री राम के भक्तों की खुशी बता रही है कि रेलवे की ये कोशिश उन्हें काफी पसंद आ रही है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगर आप इस रामायण सर्किट ट्रेन की यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए और कोविड टीके के दोनों डोज आपको लगे होने चाहिए। लेकिन इस ट्रेन की एक और शानदार बात है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन में 5 स्टार होटल की सुविधाओं का भी आपको एहसास होगा, क्योंकि इसी तरह का एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन खाकर आपको घर के खाने जैसा ही स्वाद आएगा। इसमें 2 रेल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और एक आधुनिक किचन कार भी है। इस वक्त हम अंदर हैं श्री रामायण यात्रा के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो 17 दिनों की इस यात्रा पर जाएगी, उसके रेस्टोरेंट में। जी हाँ, यहाँ पर 5 सितारा सर्विसेज दी गई। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कि किस तरीके से बैठने के इंतजाम है। ये एक ट्रेन के अंदर से मैं बोल रही हूँ, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये ट्रेन के अंदर कि वो अद्भुत नज़ारा है जो राम भक्तों के लिए तैयार किया गया है। सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है ताकि राम भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। खाली राम भक्तों के लिए नहीं, वैष्णो देवी के लिए भी ट्रेन चलने वाली है, अजमेर शरीफ के लिए भी ट्रेन चलने वाली है। ये सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए ऐसी ही स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो कि हर उस धार्मिक जगह पे भक्तों को लेके जाएंगी जिससे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो चलिए, एक बात तो साफ है कि रामायण सर्किट ट्रेन लाखों करोड़ों राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है, जो भगवान राम की जीवन यात्रा से जुड़े हर अहम जगह को अपनी आंखों से देख लेना चाहते हैं, ताकि अपने आराध्य के हर स्वरूप और उनके जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में वो जान सके, समझ सके। 17 दिनों में 7500 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा की वजह से करोड़ों राम भक्तों में बहुत ज्यादा जोश है, उत्साह है। श्री रामायण यात्रा के दौरान रामायण सर्किट ट्रेन के जरिए पहली बार अयोध्या पहुंचे राम भक्तों की खुशी इस बात को बाखूबी जाहिर भी कर रही है। रामायण सर्किट ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या है, जबकि आखिरी पड़ाव रामेश्वरम है। तीर्थ यात्रियों के उत्साह को देखते हुए IRCTC ने 4 और रामायण सर्किट ट्रेनें चलाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद हमारे लिए अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रामायण सर्किट ट्रेन की यात्रा में पड़ने वाले हर पड़ाव की अहमियत क्या है। तो चलिए हम आपको समझाएंगे, ताकि वो राम भक्त जो कि किसी वजह से इस ट्रेन पर सवार होने में असमर्थ हैं, अपने आराध्य और उनके जीवन चक्र का गवाह वो भी बन सके। रामायण सर्किट ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या है। धार्मिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम का जन्म यहीं रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र के तौर पर हुआ था। इसीलिए रामायण सर्किट ट्रेन की यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, जहां रामलला के दर्शन के बाद इस विशेष ट्रेन में सवार तीर्थ यात्री हनुमान मंदिर का भी दर्शन कर पाएंगे। रामायण सर्किट यात्रा का दूसरा पड़ाव नंदीग्राम होगा, जो अयोध्या से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है।
नंदीग्राम वही जगह है जहां भगवान राम के छोटे भाई भरत ने 14 साल तक घनघोर तप किया था। वैसे माना यह भी जाता है कि भरत भगवान श्री राम की खड़ों को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम आ गए थे और फिर उन्होंने यहीं से राजकाज चलाया और बड़े भाई का इंतजार किया। उसमें 14 साल तपस्या भी की। वनवास पूरा कर जब श्री राम वापस अयोध्या आए तो सबसे पहले वो नंदीग्राम ही गए और वहां पर भरत से मुलाकात की। फिर सभी लोग एक साथ अयोध्या वापस आ गए। नंदीग्राम के बाद यात्रा का तीसरा पड़ाव बिहार का सीतामढ़ी। रामायण में सीतामढ़ी का जिक्र बेहद अहम स्थान के तौर पर है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सीतामढ़ी में भगवान राम की अर्धांगिनी और मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री यानी माता सीता का जन्म हुआ था और इसीलिए माता सीता को जानकी भी कहा जाता है। रामायण सर्किट यात्रा में सीतामढ़ी में दर्शन के बाद यात्रियों को बस से नेपाल के जनकपुर ले जाया जाएगा। उस दौर में जनकपुर शहर मिथिला की राजधानी था और राजा जनक के नाम पर ही इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। वैसे मान्यता है कि माता सीता का लालन पालन जनकपुर में ही हुआ था। जनकपुर का राम जानकी मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। रामायण सर्किट यात्रा का चौथा पड़ाव विश्वनाथ की नगरी काशी, जहां रामायण सर्किट ट्रेन के यात्रियों को विश्वनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर समेत सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करवाए जाएंगे। काशी के बाद रामायण सर्किट यात्रा का 5वां पड़ाव है प्रयागराज, जहां 17 दिनों तक चलने वाली रामायण सर्किट ट्रेन के पहिए थमेंगे। माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान संगम की गोद में बसे प्रयागराज में छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता समेत कुछ समय वहां पर विश्राम किया था। श्रृंगवेरपुर रामायण सर्किट यात्रा का 6ठा पड़ाव है। प्रयागराज से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। श्रृंगवेरपुर रामायण काल में निषाद राज गुह का राजा था। गुह श्री राम के मित्र थे और माना जाता है कि निषाद राज गुह ने ही वनवास काल में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। कहार भील निषाद समाज आज भी गुह की पूजा करते हैं। श्रृंगवेरपुर के बाद श्री रामायण यात्रा का अगला स्टेशन होगा चित्रकूट। कहा जाता है कि चित्रकूट में सियाराम ने वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर उनसे भेंट की और गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। चित्रकूट ही वो जगह है जहां पर भगवान राम और भरत का मिलन हुआ था। भरत अयोध्या के राज परिवार, सभी गुरुओं और मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने चित्रकूट ही पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था और इसके कुछ समय बाद श्री राम चित्रकूट छोड़कर वहां से चले गए थे। चित्रकूट के बाद बारी आएगी नासिक की। माना जाता है कि दंडकारण्य में काफी समय बिताने के बाद श्री राम नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए थे। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर और दूषण के साथ युद्ध किया था। गिरिराज जटायु से श्री राम की दोस्ती भी यहीं पर हुई थी। रावण ने यहीं से माता सीता का अपहरण किया था। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में पंचवटी का बेहद मनोहर वर्णन किया गया है। आज पंचवटी हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है और यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं। भक्त इनके भी दर्शन कर पाएंगे। नासिक के बाद रामायण यात्रा का अगला पड़ाव होगा हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, लेकिन रामायण काल में हम्पी कृष्णा राज्य का हिस्सा था। हम्पी में ही राम लखन पहली बार सुग्रीव और हनुमान से मिले थे। हम्पी के बाद रामायण सर्किट यात्रा का अगला और कहें कि आखिरी पड़ाव होगा रामेश्वरम। मान्यता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना कर यहाँ आराधना की थी। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। रामेश्वरम धाम इस यात्रा का आखिरी स्टेशन है, जिसके बाद रामायण सर्किट ट्रेन वापस दिल्ली का रुख कर लेगी, जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो साफ है कि इस ट्रेन की वजह से ही राम भक्त महज 17 दिन के अंदर ही अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक दर्शन कर पाएंगे। और इस कड़ी में 7 नवंबर को पहली मर्तबा रामायण सर्किट ट्रेन रवाना हुई, जो कि राम भक्तों से खचाखच भरी हुई थी। 16 दिन बाद इस ट्रेन की यात्रा समाप्त होगी। तब जाकर इस धार्मिक यात्रा के लिए लालायित लोग सफर कर चुके यात्रियों के अनुभव का
लाभ उठा सकेंगे और अपनी यात्रा को लेकर प्लानिंग भी कर सकेंगे। धार्मिक यात्रा पर निकले यात्रियों को लेकर ये खास ट्रेन अपने पहले पड़ाव अयोध्या पहुंची। वहां लोगों से हमने बातचीत की, उनका अनुभव जाना। ये रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है और घंटियों की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये ट्रेन के कर्मचारी हैं जो लोगों का स्वागत कर रहे हैं। जो भी लोग यात्री अयोध्या उतर रहे हैं, ये पहला स्टेशन है उनका। दिल्ली से चलने के बाद ये ट्रेन जो है पहले स्टेशन पर यानी पहले पड़ाव पर अयोध्या पहुंची है। यहाँ भी रामलला के दर्शन करेंगे। यहाँ के सिर्फ जितने भी लोग पैसेंजर होंगे वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, कनक भवन जाएंगे और उसके बाद वापस अगले पड़ाव की तरफ निकल जाएंगे। 16 दिनों की ये पूरी यात्रा में जो भी कर्मचारी हैं वो इसी तरह उनका घंटी बजाकर हर जगह पे स्वागत करेंगे, हर जगह उनका इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से चीज़ें को आप यात्रियों को किस तरह से? सर, हमारा मॉर्निंग टी होता है, स्नैक्स होता है, डिनर होता है, अलार्म भी होता है, सब हाई टी भी होती है। जो भी सेवाएं हैं समय समय पे प्रोवाइड किए जाते हैं। खाना सब भी अच्छा है, आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। वी थैंक गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। जी सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार वाशने। अच्छा, ये ट्रेन इस तरह की है कि आपको राम के रामायण सर्किट से जुड़े सारे स्थानों के दर्शन करा रही है। किस तरह की अनुभूति है? ये अदृश्य शक्ति कोई काम कर रही है प्रभु की, जो इतना अच्छा प्रबंध है। एवरीथिंग इज सो नाइस, सो वेल अरेंज बाय IRTC। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं खुद राम जी से मिलने जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम अपने राम जी से खुद भगवान से मिलने जा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। हमने अखबार में पढ़ा, पहली न्यूज में उसी दिन बुक करा दिया और हम इस ट्रेन के पहले यात्री हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ जहाँ श्री राम के चरण होए वहाँ हम जो है तीर्थ यात्रा करेंगे। प्रभु की इच्छा है ये सारी। हाँ। तो सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों के पुनर्निर्माण पर मोदी सरकार का फोकस है और इसी के तहत रामायण सर्किट को भी विकसित किया जा रहा है। 5 नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खास तौर पर जिक्र किया था। देश में धार्मिक पर्यटन का चलन बढ़े और राम भक्त आसानी से और सुविधा के अनुसार यात्रा पर जा सके, इसके लिए सरकार और रेलवे ने पहल की है। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान है उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। चलिए अब रुक करते एक और धार्मिक यात्रा का। महाराष्ट्र के पंढरपुर में होने वाली धार्मिक यात्रा अब और सुविधाओं भरी हो जाएगी। भक्तों की सुविधाओं का खास ख्याल रखते हुए हाईवे और उसके साथ पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस परियोजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं इस परियोजना से श्रद्धालुओं को क्या फायदा है और उम्मीदें हैं। पंढरपुर में श्रद्धालुओं को मिलेगी सौगात। नए पैदल मार्ग से आसान होगा भक्तों का सफर। हिंदुओं की आस्था का केंद्र पंढरपुर अब भक्तों की सहूलियत के लिए तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी निकाली जाती है। इस धार्मिक पदयात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन भक्तों का यह सफर आसान बनाने के लिए अब नया पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालकी यात्रा के लिए, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है।
इस धार्मिक यात्रा से जुड़ी 5 परियोजनाओं में करीब 11,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस लागत से परियोजना में 223 किलोमीटर लंबी सड़क की सूरत बदल जाएगी। पहली परियोजना में भसवट, पीलीव और पंढरपुर को जोड़ा जाएगा। दूसरी परियोजना में कुर्डावाड़ी को पंढरपुर से जोड़ा जाएगा और तीसरी परियोजना में पंढरपुर से संगोला, चौथी में टेम्पुरमई से पंढरपुर और 5वीं परियोजना में पंढरपुर को उमदी से जोड़ा जाएगा। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठावाड़ का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। पंढरपुर की इस यात्रा को वैष्णव जनों का कुंभ भी कहते हैं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पताका लिए पैदल यात्रा करके यहाँ इकट्ठा होते हैं। बताया जाता है कि ये परंपरा करीब 1000 साल पुरानी है। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन के साथ संत तुकाराम की कीर्ति का गुणगान किया जाता है। ये यात्रा 22 दिनों तक चलती है। अब सैकड़ों किलोमीटर का भक्तों का ये सफर बेहद सहूलियत भरा होने वाला है और ये परियोजना इन श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। नितिन शिंदे, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंढरपुर में 4 लेन नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखी। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा और इस राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ पालकी के लिए पैदल मार्ग भी बनाया जाएगा ताकि पंढरपुर पैदल जाने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भीमा नदी के तट पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों से श्रद्धालु संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर पंढरपुर आते हैं। महाराष्ट्र में पालकी यात्रा तकरीबन 700 साल पहले शुरू हुई थी। इसे दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक और जन यात्राओं में शुमार किया जाता है। मान्यता यह है कि पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान पांडुरंग ने अपने भक्त पुंडलिक को दर्शन दिए और उसके आग्रह पर एक ईंट पर खड़ी मुद्रा में स्थापित हुए। पांडुरंग को भगवान विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर में एक वर्ष में 4 बड़े मेले लगते हैं और इन मेलों के लिए वारकरी समुदाय के भक्त लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। चैत्र, आषाढ़, कार्तिक, माघ इन 4 महीनों में शुक्ल एकादशी के दिन पंढरपुर की 4 यात्राएं होती हैं। आषाढ़ माह की यात्रा को महायात्रा या कहीं की पालकी यात्रा कहा जाता है और इसमें महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों भक्त गाते झूमते पैदल पंढरपुर पहुंचते हैं। संतों की प्रतिमाएं, पादुकाएं पालकियों में सजाकर वारकरी अपने साथ लेकर चलते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा जैसी करीब 100 यात्राएं अलग अलग संतों के जन्म स्थान या समाधि स्थान से प्रारंभ होकर पैदल पंढरपुर पहुंचती हैं। ये सारी पालकियां पंढरपुर के नज़दीक वाखरी गांव में यात्रा के 1 दिन पहले पहुंचती हैं। वहां पर एक बड़ी परिक्रमा का आयोजन किया जाता है और इसके बाद पालकियां पंढरपुर पहुंचती हैं। अच्छी खबर सच्ची खबर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बच्चों की वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर आपको बताएंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা। 1 বছর ধন্যবাদ বাংলা, আজ তাক বাংলা।
जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं, परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर सच्ची खबर, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। देश चाहे क्रिकेट वाली स्माइल, तो हो जाइए तैयार, फिर झूमेगा इंडिया। आ गया है जश्न क्रिकेट का मौका, हम भी हैं तैयार और जीत की है पक्की तैयारी। हम लाएंगे आपके चेहरे पर क्रिकेट वाली स्माइल। इंडिया मांगे गुड न्यूज। T20 वर्ल्ड कप पर खास कवरेज शाम 6:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास और आइए अब रुक करते हैं आज की सबसे अच्छी खबर का, उस खबर का जिसका इंतजार देश के लाखों माता पिता कर रहे हैं। तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब जल्दी ही बच्चों की पहली वैक्सीन ज़ाइकोव-डी आ रही है, यानी बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। 12 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चों के लिए ज़ाइकोव-डी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। और बच्चों के लिए इस वैक्सीन की कीमत जानने के उत्सुकता आप में ज़रूर होगी। तो आपको बता दें कि जायडस कैडिला सरकार को वैक्सीन की खुराक 265 रुपये में देगी, लेकिन वैक्सीन देने के लिए डिस्पोजेबल जेट एप्लीकेटर की ज़रूरत होगी, जिसकी कीमत 93 रुपये होगी। यानी कि एक खुराक वैक्सीन की कीमत सरकार 358 रुपये चुकाएगी। इस तरह से 3 डोज की कीमत 1078 रुपये होगी। यानी कि बच्चों को वैक्सीन की पूरी डोज देने के लिए सरकार 1078 रुपये देगी। और ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में कितने में दी जाएगी, ये फिलहाल तय नहीं हुआ है। तो चलिए, आपको बच्चों की वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के बारे में सबसे पहले गुड न्यूज़ टुडे ने ही बताया था। आपको याद होगा कि डीएनए आधारित और स्वदेशी वैक्सीन ज़ाइकोव-डी की खूबियां जानने के लिए मैं खुद पहुंची थी अहमदाबाद, और वहां जाकर मैंने जायडस कैडिला के एमडी से बात की थी, और वो भी उनकी लैब के अंदर। तो वही बातचीत आपको दिखाते हैं। जायडस प्लांट में हम लोग मौजूद हैं। सर, गुड न्यूज़ क्या है? सबसे बड़ा ये गुड न्यूज़ आज हमारे लिए ये है कि ये रहा हमारा वैक्सीन। क्या बात है! जो बच्चों और एडल्ट्स के लिए है, और ये 10 डोज है इस वायल में, जिसको दिया जाएगा। तो ये वही वैक्सीन है ज़ाइकोव-डी, जिसका इंतज़ार देश के 12 करोड़ बच्चे और उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, और ये वैक्सीन बहुत ही जल्द आने वाली है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको यहाँ से दे रही हूँ, वो ये है कि इस वक्त मैं यहाँ पर जायडस के प्लांट में मौजूद हूँ, और बहुत ही जल्द ये वैक्सीन आने वाली है। और ये वैक्सीन, जिसके 3 डोज नीडल फ्री वैक्सीन है, 3 डोज लगेंगे बच्चों को। ये बहुत अच्छी खबर है, और आज मुझे लग रहा है कि जितने भी पेरेंट्स इस वक्त गुड न्यूज़ टुडे देख रहे होंगे, सब आपको थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये वैक्सीन इस वक्त मेरे हाथ में आ चुकी है। तो इसमें हम कितने डोजेस, कितने लोगों को ये वैक्सीन दी जा सकती है? बच्चों 10 डोज है। 10 डोज। एनी गिवन डे 10 पेशेंट्स को दी जा सकती है। तो ये अगर एक बार खुल गई तो हम एक ही दिन में इसको इस्तेमाल करेंगे? हम 2-3 दिन में कर सकते हैं? 2-3 दिन में कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर पहले दिन 4 बच्चे आते हैं और 2-4 नेक्स्ट डे आते हैं, तो ये इस्तेमाल हो सकती है। नीडल फ्री वैक्सीन आप बता रहे हैं। और क्या खास बात है इस वैक्सीन की, आप मुझे बताएं। सो द अदर ब्यूटी ऑफ दिस इज कि हम जानते हैं कि काउंटरफिटिंग इज अ बिग चैलेंज इन द कंट्री, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस also is that if you see this scratch code, this is unique to each vial. So each vial will be scratched. You take, there's a number, a numerical and alphabetical number there. You put it on the Zydus portal and you get to figure out कि ये वैक्सीन ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है या नहीं। देखिए, वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी भी अगर आपको देखनी है, तो उसके लिए भी ये नंबर, ये बहुत क्लोजली आपको देखना होगा। तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि जो वैक्सीन आपको लग रही है वो वाकई असली है या नहीं। तो ये भी पहचाना जा सकता है यहाँ से। अब पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि हमने एक डोज दे दिया बच्चों को, क्योंकि आपने इसके 3 डोजेस रखे हैं, तो सेकंड के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, एज आई सेड, ये डोजिंग इसका बहुत क्लियर है। डे 0, डे 28 एंड डे 56। एंड हमने ये पूरा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स प्लान कर दिया है। हमने इसको कोविन ऐप से भी इंटीग्रेट किया है,
so that we make sure कि जिसने first dose लिया है they do not miss the second and the third dose. जी, कुछ स्पेसिफिक एरियाज या फिर सप्लाई चेन को लेकर आपकी कोई बात हुई है सरकार से, किस तरीके से रहेगा? नहीं, सप्लाई चेन के लिए तो obviously we will create designated centers for children so that they can come there and in comfort and do it, and it will be obviously limited because we cannot create too many centers, otherwise the distribution will become very difficult. So that will be some of the things we are discussing और उसकी बातचीत चल रही है अभी. But most important है कि fully digitally enable किया जाएगा, so for everybody to track and trace the vaccine के कौन से सेंटर में कितने डोज बाकी है, कितने डोज कंज्यूम हुए हैं, वो सब ऑनलाइन डेटा क्रिएट किया गया है हमारे लिए, एंड वो भी हमने इंटीग्रेट किया है. सो वी विल मेक श्योर कि वी डोंट रन इनटू शॉर्टेजेस एज मच एज पॉसिबल. चलिए, आपने गुड न्यूज़ टुडे के दर्शकों को और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के बच्चों को ये गुड न्यूज़ दे दी है कि ये वैक्सीन आ रही है, बहुत जल्द आ रही है. तो ये बड़ी गुड न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी जिस दिन हमने अपना चैनल लॉन्च किया था. लेकिन एक और ख़ास बात यहाँ आपको ये बता दें कि सरकार इस बात को भी सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि टीके की कमी ना हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड 16 जनवरी को शुरुआत जब उसकी हुई थी, तब कुछ जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है. तो क्योंकि ज़ाइकोव डी की 3 डोज लगनी है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पहली बात इनफ स्टॉक सरकार के पास हो और उसके बाद ही बच्चों की वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए. फिलहाल सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया. तो देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज़ है और इस रफ्तार से जल्दी ही सभी वयस्कों का टीकाकरण हो जाएगा. लेकिन इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा का मामला बहुत अहम था. बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए. अब ज़ाइकोव डी वैक्सीन के आने से बच्चों को भी सुरक्षा चक्र मिल जाएगा. जाइडस कैडिला वैक्सीन, ज़ाइकोव डी जो वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव हुई है, 12 साल से ऊपर बच्चों को हम ये वैक्सीन को दे सकते हैं. ये काफी एफिकेशियस है. इसकी एफिकेसी बच्चों के अंदर 67% के करीब है और फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब ये 67% के करीब एफिकेशियस है इन्फेक्शन से बचाव के लिए, और सीरियस इन्फेक्शन के बचाव के लिए और ज्यादा इसकी एफिकेसी है. जहां तक इसके साइड इफेक्ट्स का तल्लक है, ये काफी सेफ वैक्सीन है और इसके साइड इफेक्ट्स जो है बड़े कम हैं. लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये बिना इंजेक्शन के दिया जाएगा, ये जेट के थ्रू दिया जाएगा. हाई प्रेशर जेट जो है वो स्किन के ऊपर दिया जाएगा, जिससे कि दवाई अपने आप चमड़ी में चली जाएगी. तो बच्चों को इसमें इंजेक्शन नहीं लगेगा. ज़ाइकोव डी की बहुत सारी खूबियाँ हैं. पहली तो यही है कि इसके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, यानी बच्चों को किसी बात का सुई लगने का खास तौर पर कोई डर नहीं है. और दूसरी बात यह है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है. और कंपनी के एमडी शर्विल पटेल ने जब मेरे से बात की थी तो ये सारी खूबियाँ उन्होंने बताई थी. कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि देखिए पेरेंट्स भी इस वक्त बहुत हेजिटेट हो रहे हैं. स्कूल्स खुल गए, वो बहुत हेजिटेट हैं कि हम स्कूल भेजें या नहीं भेजें. और मेरे ख्याल से आपकी वो डोज बहुत काम करेगी, उनकी जो दुविधा है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी. So the beauty of the DNA plasmid vaccine is there are 3 things. One is in 56 days you are vaccinated, so it doesn't take a very long time to be fully vaccinated. The second is we have all heard of this thing called trypanophobia, which is fear of needles, fear of blood, and especially children and certain age groups, there is a lot of fear and hesitancy to do any kind of vaccine or injection. So the beauty of this platform is that it is a needle-free application. So you don't have any needle that pierces your skin. It's only a small dose that goes into the upper skin. जी. So ऊपर के स्किन के भाग में एक प्रेशर से एक डोज जाता है जो एक बूंद जितना ही होता है. बिल्कुल. एंड सो पेन फ्री होता है. सो लॉट ऑफ हेजिटेंसी जो होती है कि इंजेक्शन के बाद बहुत दर्द होता है, फीवर आता है, रैशेस होते हैं, ये इज डिवॉइड ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर. जी जी जी, यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन है, पहली बात. और बच्चे इसको लेकर खुश हो जाए. आपने कहा कि 3 डोज देने पड़ेंगे बच्चों को, तो ज़रा उसका प्रोसेस हमको बताएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल पर आती हूँ. प्रोसेस 3 डोज का क्या होगा, कितने दिन तक, पहला डोज के बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी बच्चों को? So the dosing frequency, the way we have designed it is in 3 doses, day 0, day 28 and day 56. So you have to come at these 3 intervals and take the vaccine. As I said, it is needle-free application that is used for this. So बच्चों के लिए बहुत the benefit of this will be pain free होगा ये. Also the benefit will be that local side effects or local systemic side effects जो देखने को मिलते हैं वो कम देखने को मिले. लेकिन फिर भी अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल मेडिसिन, नॉर्मल इंजेक्शंस भी बच्चों को देते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, उसमें कई बार फीवर होता है, रैशेस आ जाते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर्स कुछ रिकमेंड करते हैं कि आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा. तो इसके बाद
क्योंकि अगर हम बड़ों की वैक्सीन की भी बात करें, चाहे किसी ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन है, कोई और वैक्सीन लगाई है, डोलो प्रेफर करते कि आपको लेनी है, तो इसमें क्या? नहीं, इसमें देयर इज नो मेडिसिन दैट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट वैक्सीनेशन एंड अगेन ये डिवाइस के कारण होता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है देश के लिए, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिया है। तो बच्चों की 3 डोज वाली वैक्सीन ज़ाइकोव डी बहुत ही जल्द अब बच्चों को लगने वाली है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।